नमस्ते दोस्तों। तो फिर देखिए, बिहार में इस वक्त जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद अलग अलग तरीके से भविष्यवाणियां हो रही हैं। इतना खुश है कुछ लोग कि अभी एक चरण बाकी, वो भूल चुके हैं कि अभी तो 6 तारीख को मतदान खत्म हुआ है 121 सीटों पर। अभी भैया 11 तारीख का इंतजार कर लीजिए। उसके लिए इतना उतावलापन है, लोग कह रहे हैं नहीं, लोग इतना त्रस्त हैं, रोजगार नहीं है, त्राहिमाम मचा हुआ है बिहार में, कोई व्यवस्था नहीं है बिहार में। इसके लिए जो लोग हैं, जो सालों साल वोट करने में थोड़ा पीछे रहे, वो इस बार अपने घरों के दरवाजे खोल खोल करके वापस आ गए बिहार। ट्रेन में चढ़ करके, बस में चढ़ करके, टॉयलेट की सीट पर बैठ करके। लेकिन अगर आए हैं, किसके लिए आए हैं भाई? बदलाव के लिए आए हैं। अब वो बदलाव की कोई गारंटी नहीं दे रहा है, सब जुबानी खर्च कर रहे हैं, सब जुबानी तौर पर वाहवाही बटोर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि इस बार तो बिहार कंप्लीटली बदलने वाला है। लेकिन कोई भी लिखित नहीं दे रहा है। दोस्तों, एक मजेदार बात आप देख रहे हैं, इस बार आधा चुनाव खत्म हो चुका है। आधे चुनाव में घोषणा पत्र का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र 4-5 दिन पहले सारी पार्टीज ने रिलीज किया। अब जितनी और सीटें हैं उस पर क्या हो रहा है कि आपको कट्टा चाहिए कि कानून चाहिए? अरे ये तो बहुत जाहिर सी बात है भाई, कानून चाहिए। कोई आदमी ये कहता है क्या कि नहीं नहीं हमें वो वाली सरकार चाहिए जो कट्टे वाली हो? वो बात अलग है। आजकल एक बहुत जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है एक छोटे बच्चे का, जो तेजस्वी के लिए कह रहा है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हम कैसे गुंडा बन जाएंगे। मतलब हंसी आती है मुझे कि बिहार में जो बच्चे हैं वो भी क्या अब इस बात को समझते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा यहाँ पर हमारे हाथ में कट्टा जरूरी है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। फिर तो उस बच्चे पर जब वो रैली में इस तरह की बात बोल रहा था तो सबसे पहले तो उस बच्चे को ये बताना चाहिए था कि उसके मतलब क्या है। वहां लोग क्या कर रहे थे? खूब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उस छोटे बच्चे को ये नहीं बता पाए कि वो जो बातें कर रहा है कितनी खतरनाक है। आप समझिए, जिसने भी उसके दिमाग में ये बातें डाली, उस बच्चे का तो वहीं पे ही भविष्य खत्म कर दिया। उसको तो वहीं पे आपने अपराधी बना दिया। मानसिक तौर पर तो वो अपराधी बन गया। जिस चीज को वो अच्छा मान रहा है, जहां पर कोई भविष्य नहीं है, उसमें ही वो खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आप कहां ले जा रहे हैं बिहार को? पहली बात तो ये। अब चलिए बात जरा दूसरी तरफ में एक और इशारा कर लेते हैं, ये कि ये तो बिल्कुल तय है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद अगर क्लियर मैंडेट नहीं आया तो फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। लेकिन इस बार चूंकि बहुत अच्छा फर्स्ट फेज में लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाया है, अब सेकेंड फेज में भी क्या एक्साइटमेंट रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहते हैं बिहार में कि अगर 2% भी ज्यादा वोटिंग होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों, ये तो इसको तो आप भी मानोगे, एक लंबे दशक से नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मजबूती के साथ ग्राउंड पर नहीं आया। तेजस्वी भी आए, राहुल भी आए, मुद्दा सिर्फ एक ही बचा, रोजगार, पलायन और SIR। ठीक है, नीतीश कुमार की बातों को, नीतीश कुमार को ये कोई भी सीधे सीधे कटघरे में नहीं खड़ा कर पाया कि देखो इन्होंने किया क्या है। क्योंकि एक तरफ तो ये अपने जंगल राज में ही फंस जाते हैं। जब एनडीए की सरकार बोलती है कि हम तो जंगल राज से ही जूझ रहे थे, वही खत्म करने में हमारी तो जो दम है वही फूल गया। लेकिन एनडीए जब कट्टा और कानून की बात करता है तो फिर अनंत सिंह को बाहर निकालने की बात वो क्यों नहीं करते हैं? अनंत सिंह जो जेल में है, अनंत सिंह जो चुनाव लड़े हैं, मोकामा में चुनाव हो चुका है। लेकिन अगर आप कट्टा और कानून को अलग अलग करके बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों कि भाई ठीक है, अगर वो अपराधी हमारी पार्टी में है तो बहुत अच्छा है, दूसरी पार्टी में चला जाएगा तब हम उसे अपराधी मानेंगे क्यों? अनंत सिंह को निकाला क्यों नहीं गया? मेरा तो पहला सवाल ये है। ठीक है, आप भाषण रैलियों में दे रहे हैं, लेकिन आपके चरित्र में और आपके नजरिए में कितना बड़ा दिखावा है ये साफ नजर आता है। अब दूसरी बात और दोस्तों समझिए कि यहां पर एक तरफ लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात होती है, राबड़ी के शासन की जंगल राज की बात होती है, आरजेडी की कानून व्यवस्था की बात होती है, बर्बाद कर दिया, ये सबको पता है। लेकिन यहां जो एनडीए है वहां लालू के लाल तेज प्रताप को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। जो रवि किशन है, रवि किशन के साथ उनकी एक मुलाकात होती है और वो जो तस्वीरें वो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही होती हैं। उसके बाद सब ये कहते हैं कि क्या ये जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तेज प्रताप ने, क्या ये कुछ कर नहीं पाएगी? देखिए, तेज प्रताप का इंटरव्यू मैंने भी किया था और वो बहुत
बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनशक्ति जनता दल उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बिहार में बहुत अच्छी तरीके से सीटें जीतेंगे, मेरी पार्टी पावरफुल है। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे देकर के सीटें मतलब बेची हैं, ये आरोप लगा था। लेकिन अब रवि किशन के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि क्या जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म होगा उसके पहले पहले वो अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा था, वो हमने बात भी सुनी थी जब तेज प्रताप ने एक बार इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मेरे सपने में आए थे। लेकिन यहां तो विचारधारा की लड़ाई है। मैं कभी भी एनडीए के साथ नहीं जा सकता, मेरी तो विचारधारा की ही बात हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन इसी बात का है कि अब उस विचारधारा का क्या होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद जो रवि किशन का बयान सामने आया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। रवि किशन ये कह रहे हैं मुलाकात पर जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान के भक्त है रवि किशन, हम भी महादेव के भक्त हैं, हम दोनों की मुलाकात हुई। और जब पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जो तस्वीर दिखेगी वो क्या होगी, इस पर तेज प्रताप ने कहा, हमने तो पहले ही कहा है कि जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम भी टीका लगाते हैं और ये भी टीका लगाते हैं, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे। समझे आप, ये साथ साथ मिलने की बात हो रही है। जिस पर एनडीए में तेज प्रताप के आने के सवाल पर रवि किशन ने क्या कहा जरा वो भी बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोले के भक्त हैं, तेज प्रताप भी भोले के भक्त हैं। जो लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जो कोई छल कपट नहीं है, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं हमें सेवा करनी है, सेवा भाव के साथ ही जनता के बीच समर्पित रहना है, इसका ये मतलब है। उसके लिए बीजेपी अपना सीना पूरी तरह खोल कर रखती है, उसके लिए बीजेपी अपना सीना खोल कर रखती है, ये कह रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तेज प्रताप की छवि वही आ रही है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता सब तय करेगी। ठीक है, आप निस्वार्थ भाव से सेवा की बात करते हैं रवि किशन जी, आप तो भोजपुरी के कलाकार हैं, आप तो भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं, तो क्यों आप पीछे पड़े हैं खेसारी के, क्यों आप कुछ भी कह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। चुनावों के वक्त न जाने कितनी कितनी तरीके की बातें हो गई हैं और आपका वो पुराना अंदाज भी देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कौन सच्चा कौन झूठा, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं कि जो बिहार के लोग हैं वो कैसे तय करेंगे। भैया कितना कंफ्यूजन है, यहाँ हर आदमी के दो चेहरे हैं, एक वो चेहरा जो आपके सामने है और एक वो चेहरा जो उसका असली चेहरा है पर्दे के पीछे, जो किसी के सामने नहीं है, जो कब सामने आता है, चुनावों के बाद सामने आता है और हर बार सामने आता है, हर बार वो आप असली चेहरा देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी डाल लेते हैं कि अब क्या करेंगे हम, अब तो हमारे हाथों से सब कुछ निकल चुका है। लेकिन दोस्तों मैं बता रही हूं इस बार भयानक कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां जो लोग हैं बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं। हर किसी को इस वक्त मौके पे चौका होता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई अपनी अपनी तरीके से बाजी मार रहा है। लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोल दी। उन्होंने कह दिया भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होने लगा था जब प्रधानमंत्री की रैलियों में, प्रधानमंत्री की रोड शो में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुझे याद है पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था, नहीं लोकसभा चुनाव था जब, तब प्रधानमंत्री ने एक रैली की थी जिसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी का छोटा सा एक फ्लैग टाइप पकड़ा हुआ था। तो लोगों ने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो जेडीयू के हैं, ये बीजेपी का ये पकड़ के हाथ में क्यों लेकर चल रहे हैं, क्या ये अब अपनी पार्टी का विलय कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें समझ में आने लगी थी। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार को किसी भी रैली में सामने ही नहीं रख रहे हैं। इसी के बाद सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कि क्या नीतीश कुमार को जो पार्टी है वो साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के काम पर कोई सवाल नहीं है, उनके सुशासन पर दाग है जरूर, सवाल है जरूर, लेकिन वो भी उनके खिलाफ नहीं जाते नजर आते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार है वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, संभाल नहीं पाए हैं, और इससे बीजेपी को ये डर है कि बीजेपी की सीटें तो बढ़ सकती हैं लेकिन जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं। अगर जेडीयू की सीटें कम होती हैं तो इसका फायदा किसे मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा आरजेडी को या फिर जनसुराज को। क्योंकि ओवैसी भी अपना दाव खेल रहे हैं, 100 कैंडिडेट सीमांचल में उन्होंने उतारे हैं, लेकिन कितना वो इफेक्टिव रह पाएंगे ये बहुत अहम हो पाएगा। क्योंकि वो लगातार मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तुम्हारा रहनुमा नहीं है, रहनुमा तो सिर्फ हम है। लेकिन रहनुमाई की बात वो जब करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है रिप्रेजेंटेशन। अगर आप रिप्रेजेंटेशन में कम है तो फिर अपनी बात को कैसे रख पाएंगे। कमजोर आदमी क्या अपनी बात को रख पाता है? नहीं, उसके लिए आपको ताकतवर होना पड़ता है। जब आप ताकतवर होते हैं तो दुनिया आपकी बातें सुनती है, दुनिया आपके सामने झुकती है। एक
कमजोर आदमी के आगे, उसको तो पहले ही कमजोर बता दिया, वो तो पहले ही कमजोर है, वो जाके कहां बात करेगा। इसीलिए विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको ताकत देता है। लेकिन मुसलमानों को वो ताकत कभी नहीं मिली, इस बात का एहसास ओवैसी लगातार हर मंच से करा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी करा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन प्रशांत किशोर तो बहुत खुश है इस वक्त, प्रशांत किशोर की तो लॉटरी लग गई है, ऐसा लग रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर दिखाते हैं, आरजेडी डर दिखाती है प्रधानमंत्री का, तो लोगों को तो सब पता ही है। इससे अच्छा जो तीसरा विकल्प आ चुका है सर, लोग उसको क्यों नहीं चुन लेते हैं। यहां तो बदलाव के लिए हर कोई आ गया है, हर किसी को पहली बार उसकी आंखें खुल गई हैं कि नहीं, हमें तो हमारा हित चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, और उसके लिए इस बार ही हम सब कुछ कर पाएंगे। ये बातें लोगों को खूब ठोक बजा के बता दी गई हैं, दिमाग में बिठा दी गई हैं। स्कूल का बस्ता हाथ में पकड़ा दिया गया है, लेकिन स्कूल का बस्ता हाथ में पकड़ लेना, टांग लेना और उसके साथ उससे किताब निकाल करके पढ़ लेना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल का बस्ता तो टांग लेते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर बस्ता रखकर खेलने चले जाते हैं। अगर इस बार हमारे बिहार के वोटर्स ने यही किया होगा कि स्कूल का बस्ता तो टांग लिया, ईवीएम मशीन में किसी और का नाम का बटन दबाकर आ गए, तो फिर तो आप ठगे रह जाएंगे, जैसा कि आप लोगों के साथ कर रहे हैं। तो सवाल अभी ये है कि बिहार की राजनीति क्या देश के लिए एक मिसाल साबित होगी? बिहार की राजनीति क्या देश को एक नई दिशा देगी, जहां जो वोटर्स हैं वो ये बताएंगे कि जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर कैसे एक बड़ा बदलाव आता है? क्या इस ओर ये संकेत देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अब दूसरे चरण, आखिरी चरण के वोटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं। कल शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा। 36 घंटे में जो हो सकता है वो इस वक्त हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी इस वक्त रस्सी खींच रही है अपनी तरफ कि बस सारे वोटर्स हमारी तरफ आ जाएं और हमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता मिल जाए। सत्ता के बाद क्या होगा उसका किसी को भी कुछ नहीं पता है। एक ही बात हमें पता है कि इस वक्त कुछ भी करो, लेकिन 5 साल के लिए अपनी सीट फिक्स कर लो। उसके लिए डंडे भी चलाने पड़े तो चला दो। हम देख ही रहे हैं अलग अलग रूप, कैसा कैसा रूप लोगों का, नेताओं का देखने को मिलता है। इतनी शर्म आ रही थी मुझे कि ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, किस तरह से गुंडागर्दी की बातें वहां पर हो रही हैं, और सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं इस वक्त। यहां कोई मर्यादा बिहार में नहीं रह गई है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही चीज है कि हमारे लिए अगर कुछ है तो वो झटपटाहट सत्ता की है। सत्ता के बिना हम नहीं रह सकते। ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन इस बार किसे मिलती है ये जरूर जनता बता देगी 14 नवंबर को। मुझे भी इस बात का इंतजार है। फिलहाल बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन नेता क्या वाकई इसको बदल पाएंगे ये देखना होगा। क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अमित शाह ये कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीनें नहीं है, लेकिन हाईवे बनाने के लिए जमीनें हैं। गुजरात में फैक्ट्रियां लगाएंगे आप, बिहार से लोगों को ले जाएंगे आप, तो ये तो आपका असली चेहरा दिखा रहा है कि आप कभी भी बिहार में तो रोजगार नहीं ला पाएंगे। रोजगार ला पाएगा अगर कोई तो वो सिर्फ एक पार्टी है, इसका दावा किया जा रहा है। दावा आरजेडी ने भी बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन दावे में भैया सच्चाई होती नहीं है जब तक कि वो करके ना दिखा दिया जाए। और आप लोगों ने सबको बहुत बहुत वक्त दिया। अब इस बार किसको आप वक्त देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तय करिए, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बिहार की राजनीति से बहुत कुछ तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए भी। दोस्तों फिर करूंगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।